एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू के साथ रह रही थी। उनके पति की मृत्यु लगभग 4 साल पहले हो चुकी थी। उन बूढ़ी अम्मा यानी कि रागिनी जी की एक बेटी थी। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह भी अपनी माँ के साथ ही रहती थी। नेहा एक सांवली लड़की थी, जिस कारण उसकी भाभी उसे हमेशा ताने मारा करती थी, बात बात पर उसे सुनाती थी। लेकिन वह चाहे भले काली हो, लेकिन वह मन से बहुत साफ और अच्छी थी, इसलिए लोग उसकी तारीफ किया करते थे। सोनिया इसी बात से अपनी ननद से जलती रहती थी। सोनिया एक कटोरी में बेसन और हल्दी के लेप को लेकर चेहरे पर लगा रही थी। तभी उसकी ननद नेहा उधर आती है और भाभी के चेहरे पर लगे हुए लेप को देखकर हंसते हुए कहने लगती है, भाभी यह अपने चेहरे पर क्या कर रही हो? बहुत अजीब लग रही हो। नेहा की बात सुनकर सोनिया चिल्लाते हुए कहती है, मैं कोई अजीब नहीं लग रही, बल्कि अपने चेहरे को चमकाने के लिए बेसन और हल्दी के लेप को लगा रही हूँ। तुम क्या जानो सुंदरता का मूल्य? तुम तो एकदम से काली कलूटी हो। अगर अंधेरे में भी कोई तुम्हें देख ले तो डर जाए। नेहा भाभी की बात को सुनकर हंसना बंद कर देती है और कहती है, भाभी आपको लेप लगाने की क्या ज़रूरत? आप तो पहले से ही इतनी सुंदर हैं, गोरी चिट्टी हैं, आपको लेप की ज़रूरत ही नहीं है। तारीफ सुन करके सोनिया कहती है, हाँ हाँ यह बात तो है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखो ना मेरा चेहरा कैसे चमक रहा है और मेरा रंग भी कितना गोरा चिट्टा है। कटोरी का बचा हुआ लेप अपनी ननद नेहा की तरफ खिसकाते हुए कहती है, ले तू भी इस लेप को लगा ले, शायद तेरा चेहरा भी नज़र आने लगे, वरना तेरे चेहरे पर तो बस दांत ही दांत नज़र आते हैं। नहीं भाभी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ, और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि मैं उनकी बहुत सुंदर बेटी हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारी माँ पता नहीं किस भरम में जीती रहती हो, जबकि तुम्हारे पीठ पीछे सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अगर मैं तुमसे लेप वगैरह लगाने के लिए कहती हूँ तो भी नहीं लगाती हो। और सोनिया कटोरी का लेप नेहा के चेहरे पर ज़बरदस्ती लगा देती है। यह ले, मैंने लेप लगा दिया है। घर में मेरे जन्मदिन की पार्टी की तैयारी चल रही है। मेरी सभी सहेलियां और जान पहचान के लोग आएंगे। जब तुम्हें इस तरह से देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। इसलिए चुपचाप से लेप लगा ले, और जब तक मैं न कहूँ तब तक इसे हटाना मत। बेचारी नेहा को ना चाहते हुए भी लेप को लगाना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं लगाएगी तो भाभी गुस्सा करेगी। सोनिया अपने कमरे में आराम से सोने के लिए चली गई। तभी नेहा की माँ रागिनी जी अंदर आईं और नेहा को देखकर कहती हैं, यह क्या हुआ तुझे? क्या कर लिया अपने चेहरे पर? माँ, वो भाभी ने। अच्छा, भाभी ने किया है? यह सुनकर रागिनी जी शांत हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बहू कुछ कहती है और अगर मेरी बेटी मना कर दे तो इतनी तो मेरी बेटी की हिम्मत ही नहीं है, और मैं भी कुछ नहीं कह सकती। अच्छा नेहा, अब जल्दी से अपना मुंह साफ करके आ, रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम करना है। कल के लिए मिठाइयाँ भी बनाकर रखनी है। तेरी भाभी ने खाने की कितनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी है, जिसकी तैयारी हम दोनों को ही करनी है। हाँ माँ, अभी आई। इतना कहकर नेहा अपने चेहरे को धोने चली जाती है। रसोई में जाकर माँ से कहती है, माँ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अपनी बेटी के माथे को चूमते हुए रागिनी जी कहती हैं, अरे तू तो मेरी दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है। पर माँ, सब लोग तो मुझे काली बोलते हैं और कहते हैं तेरा रंग बहुत काला है, तू बहुत काली है। मुझे यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है। क्या काला होना एक गुनाह है? और फिर भगवान से मैंने तो काला रंग नहीं मांगा था। उन्होंने जो मुझे दे दिया मुझे वह मंजूर है। मुझे तो अपना यही रंग पसंद है। लेकिन पता नहीं दुनिया वाले हमेशा मुझे रंग से ही जज करते हैं। तू क्यों चिंता करती है बेटा? तुझ में क्या खासियत है यह तो मैं ही जानती हूँ।
तू इतना अच्छा खाना बनाती है, तेरे हाथों के खाने में तो जादू है जादू। देखना कल जब पार्टी में सभी तेरे हाथ का खाना खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर मेरी बेटी दिखने में कितनी सुंदर लगती है, उसकी हाइट कितनी अच्छी है, बाल देखो, मेरी बेटी के कमर तक बाल आते हैं। यह मोटी चोटी बनती है मेरी बेटी के बालों की, और सूरत तो भगवान श्री कृष्ण के जैसी है। सब कुछ तो कर लेती है मेरी बेटी। मेरी बेटी सिलाई कढ़ाई बुनाई किसी चीज़ में कम नहीं है, और हमेशा अपने स्कूल में भी तूने टॉप किया है। स्कूल की बात सुन करके नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मेरा स्कूल पूरा हो गया है, लेकिन भाभी ने मुझे एडमिशन कॉलेज में नहीं लेने दिया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मुझे और आगे पढ़ना है, पढ़कर कुछ करना था, लेकिन भैया भाभी ने मेरी एक बात नहीं मानी। हाँ बेटा, हम आर्थिक रूप से पूरी तरह से तुम्हारे भाई भाभी पर ही आश्रित हैं। अब वह हमें जैसे रखें हमें वैसे ही रहना पड़ेगा। 4 रोटी के बदले में हम माँ बेटी पूरे घर का काम करते हैं। तभी बहू सोनिया की आवाज़ आती है, तुम दोनों माँ बेटी रसोई में खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी या हाथ चलाकर कुछ काम भी करोगी? देख लेना, मैंने खाने के लिस्ट में जो जो बताया है सब बन जाना चाहिए, वरना तुम माँ बेटी की खैर नहीं है। बुढ़िया, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, सर बड़ा भारी लग रहा है। और अपनी बेटी को बोलना 1 कटोरी में तेल लगाकर मेरे सर की चंपी भी कर दे, थोड़ा अच्छा महसूस होगा। उसके बाद मुझे मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना है। नेहा भाभी के सर की मालिश कर ही रही होती है, तब तक उसका भाई भी हाथों में 2 बैग लेकर आता है और कहता है, यह लो सोनिया, तुमने जितना सामान मंगवाया था मैं ले आया हूँ। तुम्हारी सारी ड्रेस भी टेलर के उधर से उठाकर ले आया हूँ। सोनिया जल्दी से ड्रेस को खोलकर देखने लगती है। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस थी और बहुत ही महंगी महंगी ड्रेस थी। पास में खड़ी हुई नेहा उन ड्रेस को एकटक देखे जा रही थी। नेहा अपने भाई साहिल से कहती है, भैया कल पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी है, मेरे पास भी पार्टी में पहनने के लिए एक भी ड्रेस नहीं है, और माँ के पास भी कोई नई साड़ी नहीं है। एक साड़ी माँ के लिए भी ले आते, और अगर हो सके तो एक ड्रेस खरीदने के पैसे आप मुझे भी दे दो। धक्का देती हुई सोनिया कहती है, बड़ी आई नई ड्रेस पहनने वाली, जन्मदिन मेरा है और नई ड्रेस तुम पहनोगी? और वैसे भी तुम्हारी जैसी रंग वाली लड़की को कोई देखे भी नहीं। मेरी एक बहुत पुरानी ड्रेस रखी है जिस पर शरबत गिर गया था और साइड से थोड़ी सी फट भी गई है, जिसकी वजह से मैं उसको पहनती नहीं हूँ, वही तुम्हें दे दूँगी, उसी को पहन लेना। और उस बुढ़िया को नई साड़ी की क्या ज़रूरत है? हाँ नेहा, तुम भी फालतू के खर्चे बताती रहती हो। यह कहकर उसका भाई अंदर कमरे में चला गया। अरे साहिल, मुझे इन ड्रेस की मैचिंग की चूड़ियाँ भी लानी हैं, मार्केट जाने वाली हूँ, 5,000 निकाल कर दे देना। ठीक है, मेरे पर्स से ले लेना। भाई भाभी के व्यवहार से नेहा की आंखों में आंसू आ गए। रसोई में खड़ी हुई रागिनी जी भी अपनी बहू बेटी की बातों को सुन रही थी और अपनी बेटी की आंखों को देखकर खुद को बड़ा ही लाचार और बेबस महसूस कर रही थी कि आज पति के जाने के बाद उनके हाथ में इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपनी बेटी को एक नई ड्रेस दिला सकें। भाभी की उतरन पहनने के लिए मजबूर है। बहू के कमरे में जाते ही रागिनी जी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर रसोई में ले आती हैं और साड़ी के पल्लू से उसके आँखों के आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे पास इतने कपड़े होंगे कि तुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी ड्रेस पहने और कौन सी नहीं। इतनी महंगी महंगी ड्रेस तेरे पास होंगी कि जिसकी उम्मीद तूने कभी नहीं की होगी। माँ, क्यों आप झूठा दिलासा दे रही हो? हकीकत तो कुछ और ही है जो आपको भी दिख रही है और मुझे भी। नहीं बेटा, मेरा मन कहता है कि तू एक दिन बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगी और देखना तेरी भाभी भी तुझे देखती रह जाएगी। रागिनी जी अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसके मन को हल्का कर देती हैं और कहती हैं, चल जल्दी से आजा,
अब अपने हाथों का कमाल रसोई में दिखा और कुछ अच्छा अच्छा बना। ठीक है माँ, आती हूँ, बेमन से नेहा कहती है। दूसरे दिन सुबह से ही सभी लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। उसके मायके के सभी लोग आने लगे। हमेशा की तरह रागिनी जी और नेहा रसोई में ही काम कर रही हैं। कभी किसी के लिए चाय बना रही हैं तो कभी किसी के लिए शरबत। आने जाने वाले लोगों की आवभगत में लगी हुई हैं। रसोई में सोनिया आती है और अपनी सास से कहती है, आज तुम्हें पता है मेरे मायके से कौन कौन आने वाला है? मेरे मामा जी का लड़का, वह मुंबई में रहता है और फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। मैंने उसको कितनी मिन्नतें करने के बाद अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। आज तो मेरी बर्थडे पार्टी में 4 चांद ही लग जाएंगे। सच में मेरे मामा और उसका बेटा बहुत पैसे वाले हैं। तुम लोग तो उसको देखोगी तो तुम दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हाँ, कम से कम 10 लोगों की चाय चढ़ा दो। मेरे मायके से सभी लोग आने ही वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था। घर से निकल गए हैं, आधे घंटे पहले ही घर से निकल गए थे। इस तरह अपने मायके का घमंड दिखाकर सोनिया कमरे में चली गई। बहू की बात सुनकर रागिनी जी और नेहा कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप अपने काम में लगी रही। रागिनी जी नेहा से कहती हैं कि नेहा, तेरी भाभी का बर्थडे है, उसके मायके से सभी लोग आ रहे हैं, सहेलियां भी आ रही हैं और सभी जान पहचान के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में तो 100 रुपये भी नहीं हैं जो मैं बहू का टीका कर सकूं। अगर मैं टीका नहीं करूंगी तो सभी लोग मुझे सवाल भरी निगाहों से देखेंगे और मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे लगेंगे। मैं क्या जवाब दूंगी इन सारे सवालों का? माँ, आप चिंता मत करो, मैं भाई से बात करती हूँ, शायद वह आपको कुछ पैसे दे दे। तभी अचानक से रसोई में पानी पीने के लिए उसका भाई आया तो नेहा मौका देखकर भाई से कहती है कि भैया, आज भाभी का जन्मदिन है, आप माँ को कुछ पैसे दे दो जिससे वह भाभी का टीका कर सके, वरना सबके सामने वह पैसे मांगेगी तो उन्हें बहुत अटपटा लगेगा। चिल्लाते हुए साहिल कहता है, इस पर अटपटा लगने की क्या बात है? तुम लोगों के सारे खर्चे मैं ही देखता हूँ, फिर चाहे तुम अकेले में मांगो या 4 लोगों के सामने, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिरकार लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि मैं अपनी माँ का खर्च उठाता हूँ, उसको खिलाता हूँ, अपने घर में रखता हूँ। माँ के साथ साथ एक बहन को भी अपने साथ रखता हूँ और उसका भी खर्चा उठाता हूँ। भाई की बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ जाता है और कहती है, भैया, अगर आप मेरा इतना ही खर्चा उठाते हो तो मेरा कॉलेज में एडमिशन ज़रूर करा देते, और जितना आप खर्चा उठाते हैं उससे ज़्यादा तो मुझसे और माँ से घर के काम करवा लेते हैं। माँ, नेहा की ज़बान कुछ ज़्यादा चलने लगी है, इससे कह दो मुझसे कम बात किया करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। पैर पटककर साहिल रसोई से बाहर निकल जाता है। सोनिया जानबूझकर अपनी सास ननद को परेशान कर रही है। कभी कहती है चाय बना दो तो कभी कहती है चाय नहीं पीनी है, शरबत बना दो। दोनों को रसोई से निकलने ही नहीं दे रही है। सारा खाना बनकर तैयार है, लेकिन फिर भी नेहा और उसकी माँ रसोई में ही बैठे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि वह दोनों घर के सदस्य ना होकर के घर के नौकर हैं, जिन्हें घर की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ घर की नौकरी करनी है और लोगों के काम करने हैं। शाम को तय समय पर पार्टी शुरू हो जाती है। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ है। तभी सोनिया साहिल के हाथों में हाथ डालकर हॉल में आते हैं। उसने गोल्डन रंग का बहुत ही सुंदर गाउन पहना हुआ है और उस पर भी गले में डायमंड का एक सेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सोनिया को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि सोनिया, आज तो तुम कमाल लग रही हो, वाकई में गोल्डन गाउन में तुम महारानी लग रही हो और तुम्हारा गोरा रंग खिल रहा है। सबकी तारीफ़ें सुन सुनकर सोनिया फूली नहीं समा रही थी।
थोड़ी देर में सोनिया के मामा का लड़का उमंग, जो कि मुंबई में डायरेक्टर है, वह भी आता है। एक गजब की पर्सनालिटी थी उमंग की, देखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। कोट पैंट में वह भी गजब लग रहा था। केक काटने का समय हो रहा था, तभी सोनिया अपने पति साहिल से कहती हैं कि जाओ तुम अपनी माँ और बहन से कहकर आओ कि कपड़े बदल लें। जानबूझकर सोनिया ने नेहा और रागिनी जी को कपड़े बदलने के लिए भेज दिया। तब तक वह केक काट लेगी और लोगों को भी कहने के लिए हो जाएगा कि वह लोग तो तैयार ही नहीं हो पाए थे। सोनिया जब केक काटने लगी तो उसकी सहेलियों ने भी पूछा कि तुम्हारी ननद नेहा नहीं दिखाई दे रही और तुम्हारी माँ किधर है। तो बातें बनाते हुए सोनिया कहती है, तुम लोगों को तो पता है कुछ काम धाम तो करती नहीं हैं, बस दोनों पूरा दिन सजती संवरती रहती हैं, पूरे दिन दर्पण के सामने खड़ी रहती हैं, पता नहीं पूरा दिन खुद को निहार निहार कर थकती नहीं हैं। साहिल अभी दोनों को बुलाने के लिए गया था, लेकिन उन दोनों ने कहा कि अभी उन्हें टाइम लगेगा, तब तक केक को काट लेते हैं। नेहा और रागिनी जी जब हॉल में आई तो सभी की नज़र नेहा पर रुक गई। नेहा एक 20-22 साल की बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसके नैन नक्श बहुत ही तीखे थे। बड़ी बड़ी आंखें और उस पर काले कमर तक लंबे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। नेहा ने बहुत ही सिंपल सा गुलाबी रंग का एक सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सादगी को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। हॉल में बैठा हुआ सोनिया के मामा का लड़का भी नेहा को एकटक देखता रहा कि भगवान ने किस सांचे में ढाला है इस लड़की को, कितनी खूबसूरत है यह लड़की, रंग तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के जैसा है, कितनी सुंदर है। नेहा इन सब से अनजान है कि हॉल में कौन कौन उसको देख रहा है। वह जब देखती है कि भाभी ने केक काट लिया है तो माँ का हाथ पकड़कर कहती है, चलो माँ, भाभी ने तो केक काट लिया है, तो अब हम इधर खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा हम अपने कमरे में या फिर रसोई में ही बैठते हैं, जब कोई काम होगा तब बाहर आ जाएंगे, हमारी इधर कोई ज़रूरत नहीं है। माँ को वापस जाता हुआ देखकर साहिल कहता है, माँ तुम कहाँ जा रही हो, क्या अपनी बहू का टीका नहीं करोगी? अपने पर्स से 500 रुपये निकाल कर माँ को देते हुए कहता है, जाओ माँ, सोनिया को टीका तो कर दो। रागिनी जी का अपने बेटे के हाथ से पैसे लेने का दिल तो नहीं है, लेकिन वह बेटे बहू के डर की वजह से मना भी नहीं कर सकती। अगर अभी सबके सामने मना कर दिया तो बाद में बहू कलह कर देगी, इससे अच्छा है जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर देती हूँ। रागिनी जी पैसा लेकर बहू के पास टीका करने जाती हैं। जैसे ही टीका करने के लिए हाथ बढ़ाती हैं तो सोनिया बीच में ही हाथ पकड़ लेती है, कहती है, बस बस, अब टीका क्या करना, मेरे पैसे मुझे ही दे रही हो। सभी लोग इस बात को सुन लेते हैं और रागिनी जी बहुत की बात को सुनकर बहुत बेइज्जती महसूस करती हैं। रागिनी जी रसोई में आ जाती हैं, आंखों में आंसू देखकर नेहा कहती है, क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं, कहकर बात को टाल देती है। थोड़ी देर में सबके खाना खाने की बारी आई। इतने सारे लोगों का खाना नेहा और रागिनी जी ने ही बनाया था। जब सबने खाना खाया तो खाने की तारीफ करने लगे, वाह कितना स्वादिष्ट खाना बना है, इस खाने के सामने तो हलवाई भी फेल हैं, आप लोग तो अपना एक होटल खोल लो, बहुत चलेगा, आपके जैसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया है। रागिनी जी तारीफ सुनकर कहती हैं, हाँ हाँ, यह सारा खाना मेरी बेटी ने बनाया है, मेरी बेटी खाना बनाने में बहुत होशियार है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। सभी लोग नेहा की तारीफ़ करने लगते हैं, लेकिन पास में बैठी हुई सोनिया को नेहा की तारीफ़ पसंद नहीं आ रही थी। वह तारीफ़ सुन सुनकर जली जा रही थी। हाँ हाँ, इतना खास भी नहीं बनाती है, अब आप लोगों को इतनी भूख लगी थी और सभी लोगों को खाना भूख की वजह से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तभी उसके मामा के लड़के उमंग ने कहता है, नहीं दीदी, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। सुनकर सोनिया चुप हो जाती है, लेकिन उसे मन ही मन नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर में डीजे पर गाना
चल पड़ते हैं। सभी लोग गाना सुनकर नाचने लगते हैं। नेहा सभी को खाना सर्व कर रही है और साथ में रागिनी जी उसकी मदद कर रही हैं। उमंग नेहा से बात करना चाहता है, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त है कि किसी से बात नहीं कर पा रही है। तभी सोनिया की एक सहेली नेहा के हाथ पकड़कर डीजे पर खींच लेती है और कहती है, अरे नेहा, तुम काम ही करती रहोगी या अपनी भाभी के जन्मदिन की पार्टी में कुछ एंजॉय भी करोगी? तब से देख रही हूँ बार बार काम में लगी हो। आओ हमारे साथ डांस करो। वैसे भी मैंने तुम्हारे डांस की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है। नेहा ये गलियाँ ये चौबारे गाने पर बहुत ही शानदार डांस करती है, जिसे देखकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उमंग, जो कि नेहा के रूप को देखकर पहले ही उस पर फिदा हो गया था, अब उसके डांस को देखकर के दीवाना हुआ जा रहा था। चारों तरफ से लोग नेहा की तारीफ करने लगे, जिसे सुनकर सोनिया आग बबूला हो रही थी। अब तो उसकी तारीफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, सभी नेहा की ही तारीफ कर रहे थे, उसके खाने की, उसके लंबे बालों की और उसके डांस की। गुस्से से तिलमिलाती हुई सोनिया नेहा के पास आती है, नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ सबके सामने लगा देती है। नेहा तिलमिलाकर जमीन पर गिर जाती है और भाभी से कहती है, मैंने क्या किया है भाभी जो आपने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा? माँ जी, अपनी बेटी को अंदर ले जाइए, वरना आज अपने भाई के हाथों से बड़ी पिट जाएगी। फिर मत कहना कि बड़ी बहन पर हाथ उठाती हूँ। माहौल को गर्म देखकर रागिनी जी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कमरे में ले आई, क्योंकि वह बेटे बहू की पार्टी को खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन नेहा की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रागिनी जी उसे बहुत समझाया, लेकिन आज वह चुप नहीं हो रही थी। जब देखो तब भैया भाभी हमसे उल्टा सीधा बोलते हैं, इतना काम करवाते हैं। हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज सबके सामने उन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हो रहा था। बेटा शांत हो जा, जब सब लोग चले जाएंगे उसके बाद हम तुम्हारे भाई भाभी से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। सबके जाने के बाद ही रागिनी जी अपनी बहू से बात करती हैं, तो बहू बेटे उल्टा उन्हीं से लड़ने झगड़ने लगते हैं कि जब मैंने तुम्हें रसोई का काम दिया था तो हम लोगों के साथ आकर नाचने गाने की क्या ज़रूरत थी? इतना ही नाचने का शौक़ है तो निकल जाओ मेरे घर से। साहिल चिल्लाता हुआ कहता है, अब चुप करो, तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों के रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैंने नेहा के लिए एक लड़का पसंद किया है। जल्दी ही उसके हाथ पीले कर देंगे और इस घर से विदा कर देंगे। बहुत रख लिया माँ बेटी को अपने घर में। कैसा लड़का पसंद किया है बेटा? क्या करता है लड़का? रागिनी जी बेटे से सवाल करती हैं, तो साहिल गुस्से से कहता है, रिक्शा चलाता है और क्या करता है? और तुम्हारी काली कलोटी बेटे के लिए कोई नौकरी वाला या सुंदर लड़का तो मिलने से रहा। क्या तुम मेरी बेटी के लिए रिक्शा चलाने वाले से शादी करोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करूंगी। चिल्लाती हुई रागिनी जी कहती हैं, कैसे करोगी? एक फूटी कौड़ी तो तुम्हारे पास है नहीं। यह तो हम दोनों का एहसान मानो कि तुम्हारी बेटी के लिए एक रिक्शा वाला लड़का भी ढूंढ लिया, वरना कुंवारी लड़की को लेकर पूरी ज़िंदगी घर में बिठाकर रखती। एहसान मानने की जगह हमें ही आंखें दिखा रही हो। बहू, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए गांव का पुश्तैनी घर बेच दूंगी। हंसती हुई सोनिया कहती है, वो घर तो हमने कब का बेच दिया। आश्चर्य से रागिनी जी कहती हैं, क्या उस घर को बेच दिया? क्यों बेचा? मुझे क्यों नहीं बताया? घर बेचने की बात सुनकर रागिनी जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी की शादी के लिए वही घर एक सहारा था, उसको भी बेटे बहू ने धोखे से बेच दिया। अब मैं क्या करूं? बुढ़िया नाटक मत कर, कल ही लड़के के माता पिता घर आ रहे हैं। बुढ़िया, ये ले बेसन का लेप अपनी बेटी काली कलूटी बेटी के मुंह पर लगा देना। नहीं भाभी, मुझे अपने चेहरे पर कोई लेप नहीं लगाना, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। नेहा का जवाब को सुनकर सोनिया और उसका भाई भड़क जाता है। साहिल नेहा के गाल पर 2 थप्पड़ लगा देता है।
कहता है, माँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसकी ज़बान पर लगाम दो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। कितनी ज़ुबान चलती है इसकी, संभाल कर रखा करो अपनी बेटी को, कल को किसी और के घर जाएगी तो मेरी ही नाक कटवाएगी। जाते जाते सोनिया भी रागिनी जी को धक्का दे देती हैं, जिसकी वजह से वह वहीं ज़मीन पर गिर जाती हैं। उनके हाथों में बहुत तेज़ चोट लग गई और खून निकलने लगा। नेहा माँ के पास भाग कर आती है। माँ आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, लाओ मैं दवाई लगा देती हूँ। दवाई लगाने के बाद नेहा कहती है, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे शादी करने से डर लगता है। पूरी ज़िंदगी भाई भाभी ने सुनाया, बचपन से अपने रंग रूप को लेकर मैंने इतने ताने सुने हैं कि अब सुनने की हिम्मत नहीं है। अगर ससुराल जाऊंगी तो उधर भी लोग मुझे ताने ही सुनाएंगे, इसीलिए अब मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपके पास रहूंगी पूरी ज़िंदगी, अपने माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। तुझे क्या लगता है बेटा, तेरे भाई भाभी मानेंगे? कल वह लड़के के माता पिता को तुझे दिखाने के लिए बुला रहे हैं और जल्दी ही तेरी शादी भी कर देंगे। ना मेरी चलेगी ना तेरी, यह बात तो हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माँ क्यों ना हम इस घर से कहीं और चले जाएं, जहाँ पर हमें कोई न जानता हो। हम दोनों आराम से रहेंगे, मुझे सिलाई भी आती है, मैं कुछ ना कुछ करके किसी तरह से हम दोनों का पेट पाल लूँगी। लेकिन बेटा हम कहाँ जाएंगे? कहीं दूर चलेंगे माँ, जहाँ हमें कोई ना जानता हो। लेकिन जाने के लिए भी तो बेटा पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे पैसे? और अगर ना जा पाएँ और भैया भाभी के हाथों पकड़े गए तो और आफत। तुम इसकी चिंता मत करो माँ, मैं किसी तरह से इस घर से निकलने का इंतज़ाम करती हूँ। दूसरे दिन जब लड़के वालों के आने का समय होता है, उसके 1 घंटे पहले नेहा चुपके से अपनी माँ को लेकर कहीं निकल जाती है। लड़के वाले इंतज़ार करके चले जाते हैं। नेहा जानबूझकर शाम तक आती है, जिसकी वजह से साहिल और सोनिया भड़के हुए बैठे हैं कि आज आने दो इन माँ बेटी को, अच्छी तरह से खबर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद जब नेहा और माँ को लेकर आई तो दरवाजे के पास बैठा हुआ भाई भड़कते हुए कहता है कि जब तुझे पता था आज लड़के वाले देखने वाले हैं तो कहाँ गई थी? भैया देख नहीं रहे हो, कल भाभी ने माँ को धक्का दिया था, जिसकी वजह से उनके हाथ में चोट लग गई। उसकी पट्टी करवाने गई थी, हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अंदर सोनिया इसी बात से आग बबूला होकर रागिनी जी के कमरे का सामान उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक देती है और कहती है, निकल जाओ तुम माँ बेटी मेरे घर से, अब मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। भाभी आप माँ का सामान इस तरह से नहीं फेंक सकती हो, उसमें मेरी माँ के पहनने वाले कपड़े हैं और आप इस तरह से रास्ते पर फेंक रही हो। नेहा की बात सुन करके सोनिया रागिनी जी के बैग से कपड़े निकालकर उन्हें पैर से नीचे कुचल देती है। कहती है, तुम और तुम्हारी माँ मेरे लिए पैर की जूती के जितने हो, मेरे आसपास भी तुम कहीं नहीं लगती हो और अपनी माँ के फटे पुराने कपड़ों के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। और तुझे किस बात का घमंड है? अपने लंबे बालों का घमंड है? कैंची लाकर सोनिया नेहा की चोटी काट देती है। अब देखती हूँ तू किस चीज़ का घमंड करती है। अब तो तेरे बाल भी कट गए। कटे हुए बालों को जमीन पर गिरा देखकर नेहा धम से जमीन पर बैठ जाती है। भाभी आपको मेरे बालों से क्या दुश्मनी थी? आप हमारे साथ और माँ के साथ जो व्यवहार करती थी वह क्या कम था? आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही हो। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं जानती। अब बस तुम दोनों को अपने घर में नहीं रखूंगी। एक तो अपने घर में रखकर 2 समय का खाना खिला रही हूँ और ऊपर से जो भी आता है सब तुम्हारी तारीफ करके चले जाते हैं। निकल जाओ मेरे घर से। आज नेहा भी उस घर में नहीं रुकना चाहती थी। माँ के कपड़े समेटकर एक बैग में भरती है और माँ का हाथ पकड़कर निकल जाती है अनजान राहों पर। ना तो उसे मंजिल का पता है और ना ही पता है कि उसे कहाँ तक चलना है। बस चलती जा रही थी। चलते चलते रागिनी जी के पैर थक जाते हैं और वह एक पेड़ के नीचे आराम के लिए बैठ जाती हैं। आज घर से निकले हुए नेहा और रागिनी जी को पूरे 2 साल
हो गए। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया। जिस भाभी को अपनी शकल सूरत और अपने पैसों पर इतना घमंड था, आज उसकी हालत यह हो गई कि दिल्ली जैसे शहर में बस अड्डे के बाहर बैठकर भीख मांग रही है। दरअसल 1 साल पहले सोनिया और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पति के दोनों पैर कट गए। डॉक्टरों ने कहा कि दिल्ली में बहुत बड़े डॉक्टर आते हैं, वहाँ पर उनके दोनों पैरों का इलाज होगा। साल भर से साहिल का उधर इलाज चल रहा था, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और इस इलाज के चक्कर में घर, जमीन, जेवर सब कुछ बिक गया। और आज तो सोनिया के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख के मारे तड़प रही थी। इसलिए बस अड्डे पर जब उसने बैठे हुए भिखारियों को देखा तो अपना भी मुंह छुपाकर कुछ पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाकर बैठ गई। तभी उसके सामने से एक मैगज़ीन बेचने वाला निकला। मैगज़ीन पर सोनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह वहाँ से उठ गई और मैगज़ीन बेचने वाले के पीछे भाग पड़ी। हाथ में मैगज़ीन लेकर देखी तो देखकर दंग रह गई, क्योंकि मैगज़ीन के पहले पेज पर उसकी ननद नेहा की फ़ोटो लगी हुई थी। उसने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे, गले में हीरो का हार, बहुत सुंदर मेकअप था, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सोनिया को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आंखों को मलते हुए दोबारा से मैगज़ीन को देखा। यह तो सच में नेहा ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह काली कलूटी इतने बड़े मैगज़ीन के पहले पेज पर कैसे आ सकती है? तभी सीढ़ियों पर बैठे हुए भिखारियों में हलचल हुई। अरे सभी लाइन में बैठ जाओ, बहुत बड़ी मॉडल हम सबको पैसे देने वाली है। सभी लोग लाइन में बैठ जाते हैं। इसी लाइन में सोनिया भी पैसे लेने के लिए बैठ जाती है। मैगज़ीन को अपने पल्लू में छुपा लेती है। जब दिल्ली जैसे शहर के इतनी बड़ी मॉडल सोनिया के सामने आती है तो सोनिया चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है, क्योंकि वह मॉडल कोई और नहीं, उसकी ननद नेहा थी और उसके साथ में उसकी माँ भी थी। अपनी सास और ननद को इतनी बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देखकर और भिखारियों को नोटों की गड्डी बांटते हुए देखकर सोनिया के होश उड़ गए। भागकर दोनों के पास गई और कहती है, माँ जी आप इधर, और इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम लोगों के पास? और यह काली कलूटी? नहीं नहीं, माफ़ कर दीजिए माँ जी। अपनी बात को संभालते हुए सोनिया कहती है कि नेहा इतनी बड़ी मॉडल कैसे बन गई? बहू को भिखारी की लाइन में देखकर रागिनी जी कहती हैं, तुम इधर क्या कर रही हो? क्या हाल बना रखी हो तुमने अपनी? तभी नेहा पलटकर देखती है कि माँ किससे बात कर रही है। माँ आज आपका जन्मदिन है, आओ, यह पैसे तो आपको ही दान करने हैं, उधर किससे बात करने लगी हो? लेकिन जब नेहा सोनिया को देखती हो तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ आप इधर जिस काम से आई हो वही काम कीजिए, हमें इधर अनजान लोगों से बात नहीं करनी है। चलो माँ हम आगे चलते हैं। सोनिया नेहा के पैर पकड़ लेती है, कहती है, नेहा आज हमें तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम अपने भाई भाभी का साथ नहीं दोगी? तुम्हें नहीं पता कि पिछले 1 साल में हमारे ऊपर क्या गुजरी है? हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आज तुम्हारे पास जितना पैसा है तो क्या अपने भैया भाभी की मदद नहीं करोगी? ठीक है भाभी, आप भी इसी लाइन में बैठ जाइए। जितनी मदद मैं सबकी कर रही हूँ आपकी भी कर दूँगी, और इससे ज़्यादा मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी। नेहा के गुस्से को देखकर सोनिया रागिनी जी से कहती है, माँ जी आप ही समझाइए ना नेहा को, क्या अपनों से इस तरह मुंह मोड़ा जाता है? क्यों बहू, हम भी तो तुम्हारे अपने ही थे। फिर हमें अपने घर से बाहर निकालते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? रात के समय में माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, और फिर क्या क्या जुल्म नहीं किया था तुमने मेरी बेटी के साथ? कितना भला बुरा कहती थी तुम मेरी बेटी को। जिस बेटी को तुम काली कलूटी कहती थी, आज वह दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की बहुत बड़ी मॉडल है और बहुत बड़े डायरेक्टर की पत्नी। क्या माँ जी नेहा ने शादी कर ली है? कौन है उसका पति? तभी गाड़ी से सामान लेकर नेहा के पास उमंग आता है और कहता है, यह लो नेहा, तुम गाड़ी में फल तो भूल ही गई थी, यह भी तो सबको देने हैं। बहू उमंग मेरा दामाद है। अपने मामा के लड़के उमंग को नेहा के पति के रूप में देखकर सोनिया को एकदम से झटका लग जाता है।
कुछ देर तक तो वह शांत खड़ी रहती है कि यह क्या हो गया। फिर कहती है, लेकिन माँ जी तुम लोग दिल्ली कैसे आए और उमंग कहाँ मिला? किस तरह से उमंग से शादी हुई? लगता है मेरे भोले भाले भाई को नेहा ने अपने जाल में फंसा कर शादी की होगी। खबरदार दीदी, अगर आपने नेहा के बारे में एक शब्द भी कहा, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है कि किस तरह से आप माँ जी और नेहा के साथ व्यवहार करती थी। लेकिन अब मैं उसके बारे में एक भी नहीं सुनूंगा। तुम जिसको बदसूरत कहती थी, आज उसकी फ़ोटो बड़ी बड़ी मैगज़ीन में छप रही हैं। पूरी दिल्ली, मुंबई, अमेरिका में उसका नाम है। तुमने नेहा को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इत्तेफाक से 2 साल पहले एक पेड़ के नीचे दिखाई दी। जब उन्होंने मुझे अपनी आपबीती सुनाई, मैं उन्हें अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली में कुछ दिन रहने के बाद मैंने नेहा को मॉडलिंग करने का ऑफ़र दिया, क्योंकि वह देखने में तो पहले से ही इतनी सुंदर थी। नेहा खुशी खुशी मॉडलिंग करने के लिए तैयार हो गई और देखते ही देखते वह मुंबई की बहुत बड़ी मॉडल बन गई। मैं तो पहली नज़र में ही उसे अपना दिल हार बैठा था। एक दिन सही मौका पाकर मैंने नेहा से अपने प्यार का इजहार किया तो वह भी मना नहीं कर पाई। अभी 2 महीने पहले ही हम दोनों ने शादी की है। उमंग, माँ को लेकर इधर आ जाओ। उधर किसी से खड़े होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इधर सोनिया को ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर बिजलियां गिर पड़ी हों, क्योंकि ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा नफ़रत उन्होंने नेहा से की थी, उससे ज़्यादा सफलता की सीढ़ी पर नेहा आज बैठी हुई है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा है। भाभी, मैं तुम्हारे पैसे से तो मदद नहीं कर सकती। हाँ, मेरे पास कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए हैं, वो भी बिना फटे और गंदे। अगर चाहिए तो बता देना। आज मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। और हाँ देखो, यह मेरे लंबे बाल फिर से बढ़ गए हैं। कहो तो तुम्हारे लिए बेसन का लेप भी भिजवा दूँ। नेहा की बात सुनकर सोनिया को समझ में आ गया कि इंसान खूबसूरत सूरत से नहीं सीरत से होता है। अब सोनिया दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद और सास अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। सोनिया कई बार अपनी सास और ननद से माफ़ी मांगने के लिए आई, लेकिन दोनों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन अब सोनिया अपने किए पर बहुत पछता रही थी। लेकिन अब पछताने से क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।